हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल 1.25 क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस 12 इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं। जो ऑयल ड्रॉप्स है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये 12 ऑयल ड्रॉप्स है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो Q होगा इस पे, बिल्कुल। और इसकी mg, इसका मास होगा तो इसका mg कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ लग जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और यहाँ पर क्या हो लग जाएगी, इधर क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। और ये किसमें है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेट फोर्स Fy इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ है और नीचे में क्या है, mg है, तो ये 0 हो जाएगी। 11th के फिजिक्स में आप पढ़े हैं इस बात को, इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, Q इंटू ई हो जाएगी और यहाँ पर m इंटू जी हो जाएगी। क्लियर? सभी वैल्यू को दिया हुआ है। यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स दिया होता है, Q बराबर क्या होगा, n इंटू ई। ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर लिखा हुआ 12 इंटू ई, Q बराबर 12 इंटू ई का वैल्यू पुट करेंगे तो इतना चार्ज आएगा। G का वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और ऑयल की जो डेंसिटी है, जो रो है ऑयल, उसकी जो डेंसिटी है वो है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम करते हैं केजी में कन्वर्ट, तो ग्राम को केजी में ले गए तो 10⁻³ हो गया और सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो 10⁻³ कितना होगा, 6। ग्राम केजी में हो गया और सेंटीमीटर मीटर में हो गया, तो 1.26 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से जब बैलेंस हो जाएगा तो आपको इक्वेशन ऐसा मिलेगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द ड्रॉप्स। रेडियस ऑफ द ड्रॉप्स तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा देखिए रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो यहाँ पर हो गया m इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बटे m इंटू जी। इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी बराबर जो होता है वो होता है मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो तो डेंसिटी हो गई, इसकी क्या हो गई 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या हो गई, रेडियस ऑफ रेनड्रॉप्स। आर हो गया रेडियस ऑफ रेनड्रॉप्स, नहीं ऑयल ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉप्स। तो मुझे रेडियस निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, और कितना पुट करेंगे, m का वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे रो इंटू 4/3 और पाई आर क्यू इज इक्वल टू क्यू ई, सॉरी यहाँ पर m नहीं होगा ना, क्यू ई डिवाइडेड बटे कितना होगा, g। क्लियर है? तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, आर क्यू निकालना है। क्यू वैल्यू मालूम है, ई मालूम है, जी मालूम है और रो मालूम है। पाई का वैल्यू 3.14। सभी का वैल्यू हम पुट करते हैं और पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ओके। वैल्यू को पुट करने के बाद ये हमारे पास ऐसा इक्वेशन आएगा और इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं तो कैसा बन जाएगा, ये सभी वैल्यू हमको दिया हुआ है, पुट किए। पुट करने के बाद इसको इतना आ गया। अब हमको कैलकुलेट करना है आर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, जरा देखिएगा 94 और डिवाइडेड बटे क्या 100 कर दें, 100 कर दें। अब आर क्यू बराबर क्या होगा, 3QE डिवाइडेड बटे 4 पाई इंटू जी इंटू रो। इतना आ गया वैल्यूज, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। अब इसको हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, R इज इक्वल टू 3QE डिवाइडेड बटे 4 पाई जी और रो। सभी का वैल्यू आप इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दो। इसमें सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो सभी का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा सभी का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये आएगा और इसको हम सोल्व करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको हमको क्या करना है, आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से आर का वैल्यू हम सोल्व करना चाहते हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको जरा देखिएगा।
R इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, इसको 940 कर देते हैं, 94 और 0, और नीचे में कितना कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा 9 और 4 0 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कर देते हैं। क्लियर। इसका पावर क्या है 1/3। आसानी से सोल्व करेंगे ऐसा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो 21 हो जाएगा और 21 इसका क्यूब जो होगा वो 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर देखिए R इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने का तरीका देखिए। इसको 9 4 और 0 यहाँ पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और ई हो गया देखो बाबू 10 टू द पावर माइनस 21। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे, इसका ध्यान दीजिए क्यूब, तो ये तो बाहर हो जाएगा, जो कि 7 इंटू 3 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। और यहाँ पर देखिए 9 4 और 0 इसका करना है। तो मैंने आपको सोल्व करने का तरीका पहले भी बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट हो या क्यूब हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके आसपास में ऐसा कोई वैल्यू है जो जिसका क्यूब कंप्लीट हो सकता है। जैसे 1000 का क्यूब क्या होगा, 1000 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा 10 होगा। तो मेरे पास 1000 के आसपास यहाँ पर वैल्यूज है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 हम माइनस कितना 60, 1000 माइनस क्या 60, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब। यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर माइनस 7। कोई डाउट नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कि 1000 कॉमन ले लेते हैं, 1000 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 कॉमन आ गया, तो यह होगा 1/3। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 6 बटे कितना हो गया 1000। क्लियर। इसका पावर कितना 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब यहाँ पर लगा देंगे बाइनोमियल, है ना। ये जो 1 है वो बहुत बड़ा है किससे, इससे, तो इसी में आकर 1/3 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। इसका देखिए भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये वाला क्या इतना होगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस 6 बटे 100 इंटू कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आ गया। तो इसको क्या लिखिएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बटे कितना 100, 2 इंटू 100। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको सोल्व करिएगा तो फिर क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 98 डिवाइडेड बटे 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको लिखेंगे 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.98 ही लिखिए इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। किस में आया, मीटर में आया, मीटर में आया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं 0.98 और 10 टू द पावर माइनस ये कितना था, ये -7 था ना। तो इसको और इधर बढ़ाएंगे तो एक पावर घटेगा छोटू, एक पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, मतलब कि 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने किया था एक मिनट ये 98 है ना, तो इसको आप कर दीजिएगा ऐसे 0. ऐसे लिखिए 98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। और इसको आप ऐसे लिखिए 0.98, 3 हटा दीजिए तो 10 टू द पावर माइनस 3 मिलीमीटर। ये हो गया आंसर इसका वैल्यू। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का आपको सवाल आता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1.26, क्वेश्चन नंबर 1.26 में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम दिया हुआ है और उसमें ये चेक करना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही है। तो पहला देखिए, पहला वाली गलत है। क्यों गलत है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात यह है इसमें क्या है दूसरा में कि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से निकल रही है माइनस में जा रही है भी सही है, लेकिन माइनस से ही निकल के और प्लस में जा रही है ये सही नहीं है। क्लियर? दूसरी बात ये वाली सही है, क्यों सही है कि प्लस से निकल रही है और दो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, तो यहाँ पर जीरो होता है, ये सही डायग्राम है। ओके, और डी में देखिए, डी वाला गलत है। क्यों गलत है कि पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव में आ रही है, पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में ही जा रही है, पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव जा रही है और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, दो इसमें गलतियां हैं। क्लियर? ई पार्ट में है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंडक्टर पर और यहाँ पर कंडक्टर पर निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए और किस में जानी चाहिए, पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव में जानी चाहिए, तो ये जा रहा है, ठीक है, लेकिन सर्कुलर लूप बना रहा है, तो लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं फॉर्म करती है। दूसरा कि सतह पर परपेंडिकुलर नहीं है, इसीलिए ये ग्राफ क्या है, रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, नेवर फॉर्म क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप एंड ऑलवेज generate and terminate perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. Electric field lines never form closed loop and always generate and terminate perpendicular to the surface. हमेशा surface से क्या होती है, perpendicular होती है। Clear? नंबर 1.27, in a certain region of a space electric field is along z direction throughout, full stop. The magnitude of electric field is however not constant but increase uniformly along the positive z direction, full stop, at the rate of 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. So what is the force and torque experienced by the system having the total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 coulomb meter in the negative z direction? क्लियर? क्वेश्चन है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अकॉर्डिंग चेंज करता हुआ दे रहा है और ये पॉजिटिव जेड में इसका फील्ड का मान क्या करता है, लगातार बढ़ते जा रहा है। ओके, पी जो दिया हुआ है 10 टू द पावर में 7 कूलम मीटर दिया हुआ और किधर दिया हुआ, कूलम मीटर है, कैपिटल सी, एलोंग माइनस जेड एक्सिस। तो आपको बताना है कि एफ का वैल्यू क्या होगा और टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। तो मैं कर रहा हूँ क्या, इधर जेड ले लेता हूँ, इधर हो गया जेड, इधर हो गया एक्स, इधर हो गया वाई, तो ये हो गया आपको क्या, माइनस जेड, कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब है कि डाइपोल जो है, ध्यान दीजिएगा, डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, ये थोड़ा समझिए। डाइपोल का डायरेक्शन इन लोगों निगेटिव जेड माइनस एक्स एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस, तो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि माइनस क्यू यहाँ रहा है, ठीक है ना, अब प्लस क्यू कहाँ रहा है, यहाँ रहा है, तभी तो डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया, और उसका वैल्यू क्या दिया वो ये भी पता चल रहा है। दूसरा बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर है, इधर के तरफ है, प्लस जेड में है, और इसका जो वैल्यूज है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ने पर बढ़ती जा रही है। ओके, तो इसमें जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी ना, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, और यहाँ का जो फोर्स लगेगी किधर लगेगी, इधर लगेगी। ये तो सही है, तो इसका फोर्स ऊपर लगेगी और इसका फोर्स नीचे लगेगी। ओके, फील्ड है तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगाता है और इसके उल्टा में लगाता है। तो एफ जो ई है निगेटिव है वो ग्रेटर होगा किससे, एफ पॉजिटिव से। ये कैसे पता चला, क्योंकि इधर फील्ड क्या है, बढ़ती हुई जा रही है, पॉजिटिव जेड में फील्ड क्या होगा, फील्ड बढ़ता जा रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। तो क्या होता है, एफ बराबर
फोर्स, अगर हम फोर्स निकालने की बात करें तो F इजिकल टू क्या लिखते हैं, F बराबर होता है Q इंटू ई। क्या होती है, Q इंटू ई होती है, कोई डाउट नहीं। तो Q इंटू ई, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, F बराबर, ध्यान दीजिएगा, F बराबर Q, यहाँ पर लिख देते हैं E, यहाँ पर लिख देते हैं dz, यहाँ पर लिखते हैं dz। dz है क्या, dz जो है इसके बीच की दूरी है, dz इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस है dz। तो डाइपोल हम बना दिए, कैसे बना दिए, Q इंटू, ध्यान दीजिएगा, Q इंटू डी ई डिवाइडेड बटे क्या, dz। Q के साथ हम dz को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये F हो गया। यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि जो F है ना, F यहाँ पर कर दीजिए क्या, स्मॉल f कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं डी ई भी कर सकते हैं, डी ई सही है, डी एफ बराबर Q और डी ई, और डी जेड ऊपर भी कर दिए, डी जेड नीचे भी कर दिए, तो डी ई अपन डी जेड दिया हुआ है ये वाला। ओके, और डी जेड इंटू Q इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो आपको वैल्यू जो है कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसको मिटा सकता हूं मैं, तो इसको हटा दीजिए, इसको मिटाने के बाद अब क्या लिखिएगा जरा समझिए। इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा कि ये तो वैल्यू हमको मालूम है, तो यहाँ पर कल कहते हैं F इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो गया डी ई अपन डी जेड। तो P का वैल्यू कितना है, P का जो वैल्यू है वो है 10 टू द पावर -7 है, और इसका वैल्यू है 10 टू द पावर 5 है, और यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ये आया फोर्स, फोर्स का वैल्यू आया। और फोर्स का वैल्यू कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो नेट कहाँ होगा, डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन एलोंग -z की तरफ होगा, क्योंकि इधर वाली फोर्स क्या है, ज़्यादा है। अब बात करना है क्या, टॉर्क की। तो नाउ टॉर्क, तो टॉर्क इजिकल टू जो होती है वो होते हैं टाउ इजिकल टू पीई। टाउ बराबर पीई और साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो टाउ हो गया, और टाउ इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा, टाउ पी का वैल्यू, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। हाँ, ई की वैल्यू कहाँ है, उसका पॉइंट में है। पी का डायरेक्शन है एलोंग जेड एक्सिस, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 10 टू द पावर -7 इंटू, यह डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करिए, यहीं पर हो जाएगा आंसर। कैसे होगा आंसर, देखिए P फिर E और साइन कितना 180, तो ये होगा क्या 0। तो टॉर्क हो जाएगा 0 और फोर्स का मान होगा ये, और फोर्स का डायरेक्शन होगा एलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे, और यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है, उसकी डायरेक्शन है ऊपर। समझ में आया बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.27, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ओके, यह एक क्वेश्चन है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इस सवाल में ये कहा है कि ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी मतलब होल है, एयर कर सकते हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। तो आपको ये बताना है कि कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहली बात ये जानते हैं कि ई जो इन होता है कंडक्टर के अंदर, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। पहली बात ये हो गया। तो गॉस के अनुसार आप एक चीज़ पढ़ते हैं कि ई डी ए क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ऑप्शन 0। क्लियर। इसके अंदर कोई भी चार्ज अगर रखते हैं, मान लीजिए गॉसियन सरफेस बना दिए, इसके अंदर हम चार्ज रख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर कि ई जो होगा, ई इन, और यहाँ पर क्या हो गया डी ए, तो ई इन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या होगा, ऑप्शन 0। तो ये हो गया 0, यहाँ पर हो गया क्या, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ऑप्शन नॉट। यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0। तो अंदर में जो भी चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये जो चार्ज होता है वो कहाँ आता है, सीधे सतह पे आ जाता है। अगर मान लीजिए Q इंक्लूड अंदर में क्या है, Q1 है प्लस Q2 है इजिकल टू क्या होगा 0, तो Q1 इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस Q2 हो जाएगा। यानी Q1 और Q2 मतलब इसमें नेट चार्ज अगर हम मानते हैं कि Q1 और Q2 है ना, तो इसमें एक्चुअली नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज कभी नहीं हो सकता है ना। ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर आप प्लस रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर प्लस चार्ज आप रखते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। देख रहे हैं ना, इक्वल ऑफ नेचर मैग्नीट्यूड, तो ये होगा प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस क्यू। अब फिर जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस क्यू। यानी आप यहाँ पर कोई चार्ज रखेगा तो साधे कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। बैलेंस होना चाहिए ना, बैलेंस तो होना चाहिए थोड़ा सा। यानी कहने का मतलब है कि सो अ चार्ज प्लेस्ड एट द सरफेस एट द सेंटर ऑफ कैविटी then charge appear on surface of conductor। चार्ज अपीयर होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे बी पार्ट में इस पे चार्ज दिया हुआ है Q। तो मैं अभी बताया था कि यहाँ पर अगर चार्ज दिया है क्या, Q दिया हुआ है उसी स्फीयर में, मतलब जैसे ये पहले A में था ना, ऐसे A में था इस तरह से, यहाँ पर प्लस Q आ गया था, ऐसा दिखाया था। तो अब कह रहा है क्या कि यहाँ पर अगर हम स्मॉल q रखते हैं तो कहाँ जाता है, ई पर रहता है, माने कि Q प्लस Q हो जाएगा, स्मॉल q। तो सेम वही बात हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में क्या हो गया, 0 हो गया, तो Q इंक्लूड क्या हुआ 0 हुआ। तो अगर मानते हैं कि इसमें चार्ज क्या है Q1 प्लस Q2 है, तो ये क्या हो गया 0, यानी Q1 इजिकल टू क्या हो गया माइनस Q2। यानी यहाँ पर प्लस Q है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस Q, इस तरह से चार्ज इसके लेयर पर आएगा, माइनस Q आएगा चार्ज। ओके, अब इस माइनस Q को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा प्लस Q आ जाएगा, इसीलिए ये चार्ज बना Q प्लस स्मॉल q। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बीच में आप सेंटर पर चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, बाहर पर चल जाएगा। अब पहले से बाहर में क्या था, Q था, कैपिटल Q, तो फिर अंदर से आएगा क्या स्मॉल q, तो हो जाएगा Q प्लस Q। ओके, इसमें एक और पार्ट है C पार्ट। इसके C पार्ट में कह रहा है कि अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी सील्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स इन्वायरमेंट, सजेस्ट योर पॉसिबल वे। तो कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो स्फीयर इज 0 होती है। तो अगर टोटल बॉडी को इफ सील्डेड बाई होलो स्फीयर, अगर सील्ड कर देते हैं, कैसे होलो स्फीयर से ही जगह सील्ड कर देते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर होलो स्फीयर से ही सील्ड कर देंगे तो पूरे बॉडी पर जो अंदर में फील्ड है वो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.29, अ होलो चार्ज कंडक्टर हैज अ टीनी होल cut into it so that electric field in the hole is sigma by 2 epsilon naught, where n is the unit vector outward normal direction and sigma is the surface charge density near to the hole। अभी देखो ये मैंने इसको कट कर लिया है, ये होलो स्फीयर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, इस तरह से भी हो सकता है, इसने स्फीयर की बात नहीं किया है, बस होलो होना चाहिए, इस तरह की भी हो सकती है। ओके, ये सिग्मा है। तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर कट करते हैं, यहाँ पर बहुत पतला सा पार्ट्स ये एरिया, तो वैसा ही इमेजिन करिए कि इधर भी क्या होगा एक कट करेंगे ऐसे। क्लियर?
तो यानी कहने का मतलब है कि इसका अगर हम दो पार्ट्स में देखें, है ना, इस तरह से, और यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इधर भी होगा क्या, E, यहाँ भी क्या हो गया E, दोनों का सरफेस एरिया कितना होगा, डेल्टा ए, इधर भी हो गया डेल्टा ए। ये वाला सतह है उसका सिग्मा, ये वाला भी सतह है उसका क्या है, सिग्मा है। तो फाई जो E होगा वो क्या होगा, इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 1, तो फाई 1 प्लस फाई 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे E इंटू डेल्टा ए प्लस E इंटू डेल्टा ए। यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 टाइम्स E इंटू डेल्टा ए, और यहाँ पर क्या हो गया फाई E, फाई E इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फाई E इज इक्वल टू होता है Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे क्या ऑप्सिलॉन नॉट। तो इसको मान लेते हैं क्या सेकेंड, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम बात करें तो 2E A डेल्टा ए इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे ऑप्सिलॉन नॉट। तो 2E इज इक्वल टू Q बटे डेल्टा ए इंटू 1 बटे ऑप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा, क्या समझिएगा, इसको सोल्व करते हैं तो सिग्मा के टर्म में आएगा, सिग्मा के टर्म में। तो क्या होगा 2E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बटे ऑप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बटे 2 ऑप्सिलॉन नॉट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस सतह पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, सतह पर परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा, और सतह पर हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1.30, obtain the formula for the electric field due to a long thin wire uniform linear charge density lambda without using Gauss law। यानी कूलम्स लॉ से ही कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि गॉस लॉ बताते थे ना, गॉसियस सिलिंड्रिकल बनाकर, और इसका हम लोग रिजल्ट निकालते थे 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे आर। तो ये कह रहा है कि उससे नहीं बनाना है, गॉस से बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ओके, इसकी अपनी लंबाई भी होगी एल है। क्लियर। तो हमको क्या करना है ना कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक क्या है पॉइंट है, और उसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस से आते हैं, एक्स डिस्टेंस, ओके, और यहाँ पर क्या करते हैं एक dx एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं, कितना dx, इस पे चार्ज कितना है dq, समझ में आया। dx एलिमेंट्री पार्ट काट लिए, इसके चार्ज क्या है dq। तो इस dq के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सीधे कहाँ होगी, इधर होगी, देख रहे हैं ना, de। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, ये देखिए ये ऐसे ऐसे, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट टूट जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टूटेंगे तो इधर और दूसरा टूटते हैं इधर। तो इधर जो टूटता है उसका नाम है डी ई कॉस थीटा, और इसका जो कंपोनेंट टूटेगा वो टूटेगा डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या मिल रहा है डी ई वाई, तो क्या मिला डी ई साइन थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सोचिए कि ऐसा ही एलिमेंट्री पार्ट अगर इधर काटते हैं तो कैसा होगा, ऐसा होगा, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर जुट जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। पैरेलल टू द वायर, पैरेलल टू द वायर चाहे रड, पैरेलल टू द रड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ इधर हो जाएगा, है ना। तो डी ई एक्स नॉट जीरो। तो इसी को कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओनली पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द क्या रड।
रॉड के परपेंडिकुलर फील्ड होगी और पैरेलल में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इतना तो हमको पता चल गया। अब देखो भाई क्या निकला है, डी ई एक्स, क्या लिखिएगा, डी ई लिखिएगा और कॉस थीटा लिखिएगा। अब डी ई बराबर क्या लिखिएगा, डी ई बराबर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई ऑप्सिलन 0 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पर कॉस थीटा लिख देंगे और ये वाली डिस्टेंस लिखेंगे। तो इसका डिस्टेंस का नाम दे दीजिए, ये पॉइंट क्या है, पी है, इसको हटा दीजिए, पी पॉइंट है, इसका नाम ओ रख लीजिए और इसका नाम ए रख लीजिए। तो ए पी का स्क्वायर क्या लिखिएगा, ए और पी इसका स्क्वायर। ए पी बराबर क्या है आपको देखने को मिल रहा है, रूट अंडर आर का स्क्वायर है और प्लस एक्स का स्क्वायर है। तो एक लाइन और लिख लीजिए, 1/4 पाई ऑप्सिलन 0 इंटू डी क्यू, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा और डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, इसको मिटाते हैं, देखिए इसको हटाते हैं। अब देखिए इस सबको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। ओके, इसका भी हटा देते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, यहाँ तक ज़रूरत है इसका। अब यहाँ समझिए कि यहाँ पे जो आप डी क्यू माने हैं, डी क्यू, तो लेमडा इक्वल टू पता है क्या होता है, डी क्यू अपन डी एक्स होता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डी एक्स लिख देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी क्यू को हम लेके जा रहे हैं लेमडा डी एक्स के पास, लेमडा डी एक्स के पास। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, डी ई एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 पाई ऑप्सिलन नॉट इंटू डी क्यू को जहाँ पर लिखेंगे लेमडा इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बटे क्या लिख दिया भैया, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया कॉस थीटा। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं, जरा समझिए। इस डायग्राम में अगर हम बताएं कि टैन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, अगर हम लिखें कि टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, टैन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है और ये क्या है, आर है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर r है और tan थीटा है। r तो कांस्टेंट रहेगा, आप यहाँ रहिए चाहे यहाँ रहिए, चाहे यहाँ रहिए चाहे यहाँ रहिए, चाहे इन्फिनिटी पर रहिए, r क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, dx अपन d थीटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा r, इसका हो जाएगा tan, मतलब कि d अपन d थीटा और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा dx बटे d थीटा इज इक्वल टू मिलेगा r सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा और मिलेगा d थीटा। सही है, तो dx बराबर हमने लिख दिया है r, दूसरा लिख रहे हैं क्या, r का स्क्वायर है और प्लस x का स्क्वायर है। क्लियर, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, जरा देखिए, r स्क्वायर तो लिख दिया मैंने और x की जगह पर क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, तो लिखते हैं कि r स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों, r का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया, मतलब कि r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, जरा समझ लीजिए। एक तो dx है तो मैं dx को पुट करूँगा, यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको भी पुट करूँगा। तो पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटाते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसी वैल्यू को पुट करना है हमको, यहाँ पर डी ई एक्स इज इक्वल टू, इतना को हम के लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, के, कोई डाउट नहीं, के।
और उसके बाद देखिए लेमडा को रहने देते हैं और किसको रहने देते हैं, लेमडा को रहने देते हैं, और यहाँ पर देखिए dx के बदले रखते हैं r सेक स्क्वायर थीटा, और क्या लिखेंगे d थीटा, कोई डाउट नहीं। और नीचे में देखिए क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बदले लिखते हैं आर का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया। अब पहले से यहाँ पर क्या था पता है, कोस थीटा था, याद है आपको, यहाँ से पहले ही से था, यहाँ पर क्या था भाई, कोस थीटा। अब इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, ये सब हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, सब वैल्यू पुट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, ये देखिए इससे ये कट जाएगा, ये वो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा के कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, और नीचे में क्या मिला आर कांस्टेंट, यहाँ पर मिल गया कॉस थीटा, क्या मिला कॉस थीटा मिला, और क्या मिला भाई डी थीटा मिला, कॉस थीटा डी थीटा और डी ई एक्स, ये वैल्यू मिला। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो डी ई एक्स, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा क्या के, और मिलेगा लेमडा और डिवाइडेड बटे क्या मिलेगा आर, और यहाँ पर मिला क्या कॉस थीटा, और फिर मिलेगा डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, अब सोचना है कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखो भैया इसको इन्फिनिटी तक ले जाइए, जब इसको देखिए पहले समझिए, इसको यहाँ लेके जाइए तो ये जीरो हो जाएगा, और जब इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे ना, इन्फिनिटी तक, तो ये क्या करेगा, फैलते 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 अब ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, उधर भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। व्हेन कंडक्टर बिकम्स इन्फिनिटी, समझिएगा, व्हेन कंडक्टर बिकम्स इन्फिनिटी, कंडक्टर क्या होगा इन्फिनिटी होगा, तो थीटा जो है वो वैरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, अब इसको क्या करिए आगे बढ़ाते चल जाइए, और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, है ना, तो ये जो वैल्यू बात करेगा ना, थीटा चेंजेज -π/2 टू +π/2, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा EX, ये हो गया आपको DEX, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा K, लिखिएगा लेमडा, और क्या लिखिएगा R, और लिखिएगा क्या -π/2 से लेकर π/2, और cos थीटा, फिर लिखिएगा क्या d थीटा। तो अब जो रिजल्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर लिखेगा क्या EX, और 0 से लेकर EX तक, अगेन K लेमडा बाई R, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपको साइन थीटा, और बनेगा क्या -π/2 π/2, तो ये हो जाएगा आपको EX -0 K लेमडा डिवाइडेड बटे R, और यहाँ पर बचिएगा क्या साइन π/2 माइनस साइन -π/2, तो यहाँ पर हो गया K लेमडा R, फिर क्या हो गया EX, और यहाँ पर क्या हो गया साइन 90 प्लस साइन 90, माइनस थीटा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा K लेमडा बटे R, और 1 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा K लेमडा 2K लेमडा बटे R। इसको अगर हम दिखाएं ऐसे सोल्व करते हैं तो ऐसे रिजल्ट होगा, EX = 1/4 पाई ऑप्शनल नॉट 2 लेमडा डिवाइडेड बटे कितना R। ऐसा ही रिजल्ट मैंने प्रूव किया था, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EX = 1/2 पाई ऑप्शनल 0 लेमडा बटे R। ओके, अगर ऐसे चार्ज है तो सतह पर कैसा होगा,
यहाँ पर फील्ड होगा वैसे होगा, फील्ड कैसा होगा ऐसे, सीधे इधर होगा, इधर क्या होगा जीरो होगा, इधर कोई फील्ड नहीं होगा, इधर फील्ड क्या होगा जीरो होगा। अगर माइनस होगा तो सीधे अंदर की तरफ होगा, प्लस होगा तो सीधे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। क्लियर? तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।